नमस्कार साथी, आज मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने नए नवेले कार्यक्रम खंडन में। मेरा नाम रजत अधिकारी है और खंडन का अर्थ इस देश में ऐतिहासिक मुद्दों पर चलाए जा रहे मिथकों का खंडन करना। एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के सम्मुख लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। हमारा पहला विषय है कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन का। आज़ादी मिलते मिलते जो आज़ादी की खुशियां मनाई जानी थी, उसमें एक बहुत बड़ा कलंक, एक बहुत बड़ा दुख और एक बहुत बड़ा बंटवारा मिला। ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के अंतर्गत अधिनियम 1947 में भारत को जाते जाते दो भागों में बांट दिया। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान स्वायत्त राज्य बनाया गया और 15 अगस्त 1947 में भारत स्वायत्त राज्य बनाया गया। कश्मीर की समस्या वहीं से उत्पन्न हो गई, क्योंकि कश्मीर ना तो पाकिस्तान में शामिल हुआ और ना ही भारत में। पहले प्रधानमंत्री बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब देखा कि कश्मीर ने अपना विलय भारत में नहीं किया, तो एक वर्ष बीतते बीतते ही अफगानिस्तान से 20,000 कबीलों की फौज तैयार करी और जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह के राज्य पर हमला बोल दिया। 20,000 कबीलियों ने बहुत सा जम्मू कश्मीर का भाग कब्जा लिया। जब राजा हरि सिंह ने अपने आप को घिरा पाया, तो अंततः मजबूरन उसने अपने देश का विलय भारत में किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजकर जम्मू कश्मीर से कबीलियों को खदेड़ा, परंतु तब तक काफ़ी सारा भाग पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। आज कश्मीरी पंडितों के पलायन के 31 वर्ष बाद आज इस विषय पर मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य कोई कहानी सुनाकर वीडियो बनाने का नहीं, बल्कि इस विषय पर बहुत चिंतन करके बहुत दुख होता है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बैठक बुलाई है, यह विषय फिर से इसके हल का विषय गरमाया है। तो मैंने भी सोचा, मेरे मन में जो प्रश्न है, जो व्यथा है कश्मीरी ब्राह्मणों को लेकर, उसको आपके समक्ष रखूं। ये कोई कहानी नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, अमानवीय घटना। हम कश्मीरी ब्राह्मणों को घर से बेघर किया गया और आज भी वो वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाए। ये पूरे देश के हृदय में एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। परंतु उसका कारण क्या था, वह हालात किसने बनाए, कैसे उत्पन्न हुए वह हालात जो आज़ाद देश में 42 वर्ष बाद, आज़ादी के 42 वर्ष बाद इतनी बड़ी अमानवीय घटना घटी। क्या कभी आपने सोचा है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा अमानवीय दुष्कृत्य कैसे घट गया? कौन थी उस समय सरकार? केंद्र की सरकार किसके हाथों में थी? कौन रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे? कौन थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के शासक? कौन थे गवर्नर? किसी ने खोल के हमें आज तक इस विषय को समझाने की कोशिश नहीं करी, बताने की कोशिश नहीं करी। मैं आज अपने से छोटों को, आने वाली पीढ़ी को, मैं इस दर्द का खुलासा, इस दर्द के पीछे राजनीति, इस दर्द, इस हादसे का कारण समस्त उल्लेख करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। 1984 तक 20 वर्ष पहले से हमारे देश की कमान स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के हाथों में थी। 1984 में पंजाब की खालिस्तान समस्या का अंत करते करते उनका खुद का भी अंत, खुद भी वो देश के लिए शहीद हो गई। उसके साथियों, राजीव गांधी एक अनभिज्ञ राजनीतिककार थे। राजनीति से उससे पहले उनका कोई संबंध नहीं था। सीधा सीधा माता की मृत्यु के बाद उनको प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया गया। 1985 आते आते
राजीव गांधी ने राम मंदिर का, जो विवादित राम मंदिर था, उसका ताला खुलवा दिया और मूर्ति स्थापना करवा दी। इससे मुस्लिमों में एक बहुत बड़ा क्रोध और प्रतिशोध की भावना जग उठी। पहला कारण कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हुआ, बताते हैं, वहीं से प्रारंभ हुआ। मुस्लिमों में हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना बढ़ती गई। चलते चलते 1989 में 1989 तक आते आते राजीव गांधी की सरकार गिरा दी गई। राजीव गांधी को चुनाव में हरा दिया गया बहुत सारे दलों के एक गठबंधन ने। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो पूर्व में राजीव कैबिनेट में ही रक्षा मंत्री थे, उन्होंने बोफर्स का एक घोटाला का प्रचार किया और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई, गिर गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह सीपीएम, सीपीआई, अन्य दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाती है, जनता दल की सरकार। साथियों, जो मुद्दा राम मंदिर का राजीव गांधी ने जिसको लो दिखाई, वह ज्वलंत होता चला गया। अब 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बन गई। दुर्भाग्यवश देश के प्रथम मुस्लिम गृह मंत्री बनाए गए मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो सबसे बड़ी जड़ कश्मीरी ब्राह्मणों के पलायन की है। विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश में सर्वाधिक कलंकित प्रधानमंत्रियों में से एक है, जिसका आज कोई नाम लेवा नहीं है। और मुफ्ती मोहम्मद सईद इस कश्मीर मसले का सबसे बड़ा दीमक, सबसे बड़ा कलंकित व्यक्ति मैं समझता हूँ, वही है। इसी सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का आतंकवादियों ने अपहरण किया और उसके बदले में जबरन सरकार से 5 आतंकवादियों की रिहाई करवाई गई। सरकार ने मजबूरन उनकी रिहाई की। केंद्र सरकार की कमजोरी को भांपते हुए आतंकवादी और हावी हो गए और उन 5 आतंकवादियों ने अपने अपने संगठन बनाकर कश्मीर पे हमले की तेजी को और रफ्तार दी। साथियों, 1989 में देश में कांग्रेस के हटने के बाद, एक नई सरकार गठबंधन की आने के बाद हालात इतने खराब हुए कि पूरे वर्ष 1999 से 90 तक पूरा एक वर्ष देश जलता रहा। हिंदी बेल्ट में इस गठबंधन में 2 बड़ी पार्टियां थी, एक जनता दल और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। जनता दल ने अपना विषय चुन लिया मंडल कमीशन आयोग लागू करने में वो व्यस्त हो गए और मंडल कमीशन आयोग को लागू के पीछे उनका राज था कि दलित और पिछड़ों की वोट बैंक को जनता दल के साथ जोड़ना। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल का विषय उठाया और कमंडल के विषय में इतना मशगूल हो गए कि वो राम मंदिर के नाम पर आंदोलन होता रहा। उधर मंडल और कमंडल मंडल आयोग की नीतियों को लागू करने में देश के हजारों स्वर्ण युवाओं ने अपना आत्मदाह किया और देश जलता रहा। इसी कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री होने के बाद 1999 में ही केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नर जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल गवर्नर बनाया गया, जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार वहाँ चल रही थी कांग्रेस के समर्थन से। फारूक अब्दुल्ला इस बात से खफा होकर, और फारूक अब्दुल्ला का भी वहाँ कश्मीर के मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो गया था। कांग्रेस से गुस्सा होकर मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम संगठनों ने फारूक अब्दुल्ला का भी विरोध किया हुआ था। स्थिति को संभालने के लिए जगमोहन जी को भेजा गया। जगमोहन जी अपने कार्य को सही रूप नहीं दे पाए और जब हमने देश आज़ाद होने के 1 वर्ष बाद 20,000 बाहरी कबीलियाइयों के हमले को खदेड़ भगाया था, तो देश के आज़ाद होने के 42 वर्ष बाद
हमारे ही देश में किस प्रकार से हमारे ही लोगों पर लाखों लाखों कश्मीरी पंडितों पर हमला किया गया, कैसे संभव हो सकता है? तब तक तो सरकारें, देश बहुत मजबूत हो चुका था। केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं थी कश्मीरी ब्राह्मणों को बचाने की। उधर राज्य सरकार 1 वर्ष पहले ही फारूक अब्दुल्ला अपनी सरकार से इस्तीफा देकर विदेश चले गए। कश्मीर में गवर्नर रूल लागू हो गया। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, और इसको एक सुनहरा अवसर समझते हुए वहाँ के कट्टरपंथियों ने कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती करी। कुछ लोग कहते हैं साथियों कि उस समय गवर्नर ने भी ऐसा कुछ आश्वासन कश्मीरी ब्राह्मणों को दिया था कि 2-3 माह बाद ही मैं आपको विस्थापित करूंगा, परंतु आज 31 वर्ष होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये दुख भरी दास्तान थी कश्मीरी ब्राह्मणों की। आज मैंने आपको बताया कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, कौन गृह मंत्री थे, किन लोगों के रहते हुए 42 वर्ष तक कश्मीर में ब्राह्मणों का बाल बाका नहीं हुआ, और किन लोगों के आने पर कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अमानवीय बहुत ही प्रताड़ना भरा, बता नहीं सकता क्या हालत हुए। उस समय मेरी उम्र 25 वर्ष थी। मुझे अच्छा ज्ञान था, और उस समय की गंदी राजनीति की जब याद आती है तो बड़ा दुख होता है। हम लोगों ने भी आरक्षण के खिलाफ, जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ा दी गई थी सिर्फ वोट बैंक बनाने के कारण, राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हिंदू मुस्लिम फैलाया जा रहा था, हिंदू वोटों को अपनी ओर अग्रसित करने के लिए। क्या जब कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था? मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं लिया? और समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने ही वापस लिया करके वीपी सिंह की सरकार को गिराया, मगर तब नहीं। तब गिराया जब राम मंदिर के आंदोलन में बिहार में अडवाणी जी का रथ रोक लिया गया। तो ये सब मैंने आपको कांग्रेस की, मैंने आपको सभी दलों की क्या भूमिका उस समय थी, ये बताने का प्रयास किया। मेरा किसी दल को सपोर्ट करना या किसी दल को गलत बताना जानबूझकर, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए समस्त देश की पार्टी सम्मानजनक है। सभी अपने प्रयास करते हैं, गलतियां और हाथ से हो जाते हैं, होने नहीं चाहिए। आज हमारी कश्मीर की जो समस्या है वो शायद अब सुलझने के कगार पर है। मैं समस्त राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करूंगा, कश्मीर के लोगों ने 2 वर्ष तक प्रताड़ना जो झेली है, जो अच्छे लोग हैं, जो भारत के पक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने भी कष्ट उठाया है। उनकी इस 2 वर्ष की मेहनत को बेकार मत जाने दे। कोई भी दल पुरानी वाली व्यवस्था को बरकरार करने के लिए ना बोले। महबूबा जी के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, उनको हम देश का शासक समझते ही नहीं। उनके पिताजी का इतिहास ऐसा रहा, पाकिस्तान परस्त रहे, और आज भी महबूबा मुफ्ती ये बोल रही है कि इस विषय पर पाकिस्तान से बात करनी होगी। ऐसी नेताओं का हम तिलांजलि देते हैं। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की भाषा बोलने वाले नेताओं को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अपने मन की दुख को, दर्द को आपके सामने प्रस्तुत करके मेरा मन हल्का हुआ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। आगे और अन्य विषयों पर खुलासा करने की कोशिश करूँगा, झूठ का खंडन करने का प्रयास करूँगा। इजाज़त दें। नमस्ते। जय भारत, जय हिंद।